guys, this is your यश भैया and welcome to my channel। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जहां से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो चांद सितारों, बिना देर किए शुरू हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना। ये क्या होता है? जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से करंट पास करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ वो वायर गर्म होने लगती है, और जब वो गर्म होने लगती है तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। बस इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी अगर सीधे सरल शब्दों में बोलूं तो किसी भी वायर से करंट पास होने के कारण जो उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह रहे हैं। देखो, यही बात तो नहीं लिखी हुई है, when electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes hot and produces heat. This is called heating effect of current. Clear है? अब देखो, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये तो ठीक है, सभी चांद सितारे मेरी बात मान गए, लेकिन कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये हमें पता चलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का छोटा प्यारा सा डेरिवेशन है, उसे हम करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी वायर में प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो देखो, आप पढ़कर आए हो कि जो वोल्टेज V है वो W अपॉन Q के बराबर होता है, राइट। यहां से अगर मैं चार्ज Q को उस तरफ भेज दूं तो V इंटू Q इज इक्वल टू W आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्योंकि आप जानते हो कि सिंस जो V है वो I इंटू R के बराबर है और जो Q है वो I इंटू टी के बराबर है। अगर V और Q की इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, मैं क्या करूंगा, V की जगह पर I इंटू आर पुट करूंगा, Q की जगह पर I इंटू टी पुट करूंगा, तो मुझे मिलेगा कि I इंटू आर इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू ये वर्क डन। क्लियर है? चलो, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू वर्क डन। अब सिंस वर्क डन जो होगा वो हीट एनर्जी के बराबर होगा, जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उतना ही तो वर्क डन होगा। बेटा खुद ही सोचो ना, जितना करंट पास करोगे वायर से, जितना उस पर इलेक्ट्रिक वर्क डन करोगे उतनी ही तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो बस यहां लिखिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब देखो, यहां पर इस W की जगह पर मैं H लिख सकता हूं और यहां पर I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, या फिर मुझे मिल गया कि जो हीट प्रोड्यूस है वो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर है। यही जो है मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? तो ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि किसी भी वायर में प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है वो उस वायर में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उस वायर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस टाइम t के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसके लिए करंट वायर से पास कर रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होने वाला I है, अगर वायर का रेजिस्टेंस R है और करंट को टाइम t के लिए पास कराया जा रहा है, तब उस वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उस टाइम t के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जिसके लिए करंट उस वायर से पास कर रहा है। यही बात तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कही गई है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये और कुछ नहीं है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन में मैंने अभी समझाया इसी को नीचे वर्ड्स में लिख दिया है। According to Joule's law of heating, the heat produced in a wire is directly proportional to, जो heat produce है वो directly proportional है। पहला है square of current, ये देखो square of current। दूसरा है resistance of wire, ये देखो resistance of wire। और जो heat produce है वो तीसरी dependent है time t for which the current passes। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है Joule's law of heating का प्रूफ और उसका स्टेटमेंट, ये आपके एग्जाम में हर एक साल छोड़ के 3 मार्क्स में आता है। 1.5 मार्क्स स्टेटमेंट के होते हैं, 1.5 मार्क्स डेरिवेशन के होते हैं, तो इसको जरूर से प्रैक्टिस कर ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा।
तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने अभी पढ़ा वो घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, रूम हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, इन सब में यूज होता है। अच्छा एक बात सच सच बताना, क्या आज से पहले जब तुम इलेक्ट्रिक ओवन, हीटर या गीजर को यूज करते थे तो कभी तुमने सोचा था कि इसमें करंट का कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है? नहीं सोचा था ना, लेकिन सोचना चाहिए। देखो जितना ज्यादा हम अपनी पढ़ाई को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे उतना ज्यादा चीजों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगली बार जब केक बेक करोगे ना अपने लिए ओवन में, तो याद कर लेना कि भैया ने बताया था यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज हो रहा है। चलो इसके बाद जो अगला है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। जो घरों में हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं उसमें भी जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से ही होती है। अब एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट किस मेटल का बना होता है और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है कि भाई जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है वो समझो। कई बार तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जब हम जलाते हैं तो काफी लंबे समय के लिए, घंटों के लिए वो बल्ब जलता रहता है और उसके बाद वो बल्ब बहुत गर्म हो जाता है। ऐसे में टंगस्टन मेटल क्या करता है, टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो टंगस्टन मेटल आसानी से मेल्ट नहीं होता, एज अ रिजल्ट हमारा बल्ब खराब नहीं होता, ब्लास्ट नहीं हो जाता। समझ रहे हो? वहीं अगर कोई दूसरे मेटल का फिलामेंट होता तो जैसे ही आप बल्ब को काफी घंटों के लिए जलाते तो वो मेटल जो है मेल्ट हो जाता, एज अ रिजल्ट बल्ब उसके बाद कभी जलता ही नहीं, बल्ब भगवान को प्यारा हो जाता है ना। तो इसीलिए जो है टंगस्टन मेटल का यूज किया जाता है जिससे कि हम कितनी भी देर चाहें उस बल्ब को जला सके, वो बल्ब गर्म तो हो जाए लेकिन उसका फिलामेंट मेल्ट ना हो, बल्ब खराब ना हो। देखो यही बात यहाँ लिखी है कि टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज it has a high melting point of 3380 degree Celsius due to which it can be kept hot without melting। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज नामक एक डिवाइस में भी यूज होता है। कैसे, वही तो समझना है। तो चलो पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन सी नई बला है। दरअसल ये एक डिवाइस होता है जो कि हम सबके घरों में लगा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा घरों में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मान लो घर में किसी ने एसी भी चला लिया, टीवी भी चला लिया, वॉशिंग मशीन भी चला लिया, फैन भी चला लिया, तो ऐसे में क्या होगा, ओवरलोडिंग हो गई तो बहुत हैवी करंट फ्लो होगा हमारे घर की इलेक्ट्रिक वायर से। ऐसे में ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा और करंट के फ्लो को रोक देगा वायर से। और जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाएगा तो हमारी वायर्स खराब होने से बच जाएंगी, आग नहीं पकड़ेंगी। समझ रहे हो? नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज ना हो तो बहुत हैवी करंट वायर से फ्लो हो जाए, एज ए रिजल्ट घर में आग लगने का भी डर रहे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही वायर से हैवी करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज तुरंत मेल्ट हो जाता है और करंट के फ्लो को रोक देता है और घर में आग नहीं लगती है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट इज अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ठीक है, अब देखो दिया है कि इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो इसकी खासियत क्या है, तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है और साथ में इसको हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कह रहा है हमें क्या निकालना है, हमें हीट जनरेटेड निकालना है अगर 96,000 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है 1 घंटे में थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पहले गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हीट जनरेटेड हमें निकालनी है, दी नहीं हुई है। इसके अलावा चार्ज Q का वैल्यू 96,000 कूलम्ब दिया हुआ है। टाइम जो है वो 1 आवर दिया है।
लेकिन क्या टाइम हम आर में पुट कर पाएंगे? नहीं, तो इसको हम यहीं पे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, अगर मुझे हीट निकालनी है तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट है वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर होगी। तो मेरे पास आई स्क्वायर आर और टी सब होना चाहिए ना, तभी तो मैं हीट निकाल पाऊंगा। मुझे तो आई कहीं दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले हम करंट आई निकालेंगे। सो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन टी। ठीक है, Q कितना दिया है देखो 96,000 कोलम, और T कितना दिया है ये देखो 3600 सेकेंड्स। यूनिट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से जब मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये चला जाएगा 12 3 जा 36, 12 8 जा 96, 80 अपॉन 3 आ रहा है। तो मेरा करंट आई का वैल्यू आया 80 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे 26.67 एम्पियर आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो रेजिस्टेंस भी नहीं है मेरे पास। अब मैं रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूं, तो बाय ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि जो R है वो V अपॉन आई के बराबर होता है। तो यहां से R का वैल्यू वोल्टेज V अपॉन आई के बराबर होगा। V देखो 50 वोल्ट दिया है और करंट आई ऊपर निकाल लिया 26.67। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.87 ओम आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास करंट भी है, अब मेरे पास रेजिस्टेंस भी है, और ये देखो स्मॉल टी ये दिया है 3600 सेकेंड्स। तो अब मैं हीट प्रोड्यूस निकाल सकता हूं। तो लिखते हैं देयरफॉर हीट जनरेटेड क्या होगी? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर 26.67 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू है 1.87 इंटू टी का वैल्यू है 3600। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आ रहा है 4788400 जूल्स। ठीक है, अब जूल क्यों? क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो यहां पर आंसर जूल में आएगा। ठीक है, अब बच्चे यहां पर ध्यान से समझो कि जूल में आंसर दे दें, इतना करके छोड़ दें तब भी सही है, लेकिन अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर दें और ये आंसर दें तो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 4788.4 किलो जूल्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हीटिंग इफेक्ट से आते हैं, तो उन्हें आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।